नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी भारत। नमस्कार सर, आपका शुभ परिचय सर। मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती हुआ। मैं झारखंड पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष हूँ। झारखंड से हैं आप? झारखंड से। तो यहाँ सर आना कुछ यहाँ विशेष? पार्टी का चुनाव प्रचार के लिए लाया गया हम लोगों को। अच्छा। हम लोग एक पार्टी का दायित्व है पूरा देश में कहीं भी पार्टी हमें जहाँ भेजती है हम जाते हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए काम करते हैं। अभी सर से बात की सर जी, पूरा अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप लोग भी देखे होंगे, मोबाइल चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय में डबल करेंगे, क्या वो बोल रहा है कि किया नहीं? क्या कारण है कि सरकार ये वादाएं पूरा नहीं कर पाया? देखिए, जब लोग अपने आप में निकम्मे होते हैं ना तो उनका काम होता है दूसरों के घर में झांकना। जब एक राज्य में आपने 10 साल सरकार चलाई, आप जनता को ये बता दो ना आपने कितनी नौकरी दी और कहाँ कहाँ काम किया। आपको मोदी की खामियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जहाँ आरोप प्रत्यारोप का है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो मैं उनके आरोप प्रत्यारोप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। किसानों का आय दुगनी हो चुका है। जहाँ किसान 9 रुपये 68 पैसा धान खरीदते थे, आज 19 रुपये 18 रुपये 68 पैसा खरीद रहे हैं और 1 रुपये की उसकी सरकारी जो सहानुभूति प्राइस है वो मिल रही है। 20 रुपये के आसपास प्राइस है। तो लगभग 5 साल के अंदर आय दुगनी तो किसानों की हुई है। इस बात में किसान भी सहमत है, हम लोग भी जानते हैं, हर लोग जानते हैं। आपका हावड़ा टाउनशिप इलाका है, अगर किसानों की आय दुगनी नहीं होती तो किसान समर्थन इतना अपार रूप से देश में नहीं मिलता। ना ही किसान बिल के लिए विपक्ष भ्रमण की स्थिति पैदा करती और जनता को भ्रमित करके किसान आंदोलन राकेश टिकैत जैसे दलालों को पैसे देकर काम नहीं करवाती। ये तो साफ है भाई साहब। जहाँ तक रोजगार की बात है, नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कल कारखाना यूरेनियम बोलिए या कोई भी माइंस को खुला के रोजगार सृजित करने की व्यवस्था कर रही है। सर एक सवाल रहेगा और कि सर अब राकेश टिकैत के बारे में बोले, किसान तो बोल रहा है कि अभी बीजेपी के खिलाफ पूरा उतर गया, क्योंकि किसान कह रहा है कि हम लोग 110 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार 3 बिल वापसी नहीं ले रहा है और एमएसपी पर कानून नहीं बना रहा है। एमएसपी पर बोलता है कि आप सरकार जो भी हमको एमएसपी दीजिएगा, अगर धान में अगर हमको 2000 का एमएसपी दिए हैं तो अगर कोई 2000 से कम खरीदे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। किसान का मांग है कि एमएसपी पर कानून बने, 3 बिल वापसी हो, तो वो नहीं लिया। इस वजह से आज किसान जो है आंदोलन कर रहा है, अभी तक महापंचायत कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ पड़ गया। बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है। अगर पैसे देकर आप किसान बना के किसी को बैठाओगे तो भाजपा उसके बीच नहीं जाएगी। लगातार 6 टाइम से लोगों ने किसान नेताओं को बुला के नरेंद्र सिंह तोमर जी व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत कर रहे हैं और बिल में संशोधन भी हो रहा है। जब हम बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो धरने की क्या व्यवस्था हो सकती है? आप बिल लाए हैं, अगर हम आपके बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो हम धरना क्यों करेंगे? ये तो समझने वाली बात है। जब भाई साहब हम बुला रहे हैं किसान नेताओं के कि आओ बैठो, बिल देखो, साथ में बात करो, आप नहीं बैठ के अगर सड़क पर बैठे तो आप कहीं से प्रेरित हैं और आप नेगेटिव विचारधारा के अंतर्गत जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ परिचय सर। मैं मृणाल कांति देवनाथ हूँ, इस मंडल के अध्यक्ष। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि सबको जितना आरोप लगा रहा है अभी सोशल मीडिया में कि सरकार जो है जितने भी सरकारी कंपनी है इसको प्राइवेट कर रहा है, क्या ये सही है? प्राइवेट करना सही है? देखिए, बात क्या है कि ये विरोधियों का जो बात है, ये अगर यही रट चलाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन ये ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। प्राइवेट के बारे में ये जो बातचीत चल रहा है चारों तरफ, ये उन लोग का पूरा मतलब चारों तरफ एक अगवा फैला जा रहा है। सबसे बड़ा बात है, देखिए अभी जो हमारे यहाँ का जो विधानसभा का जो चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग क्या देख रहे हैं? विगत 10 साल में हमारे यहाँ पर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप अगर जहाँ भी नज़र लगाइएगा, 34 साल बाद जो हम लोग एक आसरा था, बहुत बड़ा आशा लेके साधारण जो जनसंख्या है यहाँ पर सभी कोई मिलके तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाया था। एक ही कारण कि यहाँ पर जो वो लोग का स्लोगान था माँ माटी मानुस, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए 34 साल का जो पत्थर हटा गया था, उसके बाद सबको एक आसरा किया था कि सबको कुछ ना कुछ करेंगे। ये सत्ता आने के बाद सभी का कोई आसरा था कि कुछ ना कुछ होगा सबके लिए। पर हम लोग क्या देखें कि ये अगला 10 साल में, ये 10 साल में हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी। आपको अगर मैं बताऊं कि हावड़ा, दक्षिण हावड़ा में यहाँ पर हमारा एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में आप अगर जाके देखिएगा तो उस हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है वो बदतर से बदतर है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है उसका भी सिचुएशन बहुत बुरी तरीक़े से दस्त-नस्त है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शिक्षा भी नहीं है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो भी नहीं है। सब जगह बोला जाता है कि हम लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तृणमूल कांग्रेस यही बात बोल रहा है कि स्वस्थ है,
कुछ नहीं है। नहीं तो खुद देखिए ममता बंदोपाध्याय का नंदीग्राम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते बावजूद उनका पैर का जो चोट लगा था उसको लेके वो यहाँ कलकत्ता में आ गई। तो मेरा बात है कि अगर नंदीग्राम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? तो इसी से हम लोग को पता लगता है कि नाम का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बट काम के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं तो लगभग एपिसोड निकाले हैं बहुत ज़्यादा, तो गांव-गांव गए हैं तो वहाँ लोगों का सबके ममता के प्रति प्रेम दिख रहा है, उसको समर्थन में लगा है। तो क्या आप इसके प्रति क्या दीजिएगा, जो जनता लोग ममता की ओर जा रहा है? देखिए ममता दी की तरफ जनता जा नहीं रहा है, डर का माहौल तैयार किया गया है। अच्छा, डर का माहौल तैयार किया। आपको तो पता ही एक बात बोला गया है कि खेला होबे। ये जो बात है आपको याद होगा पंचायत निर्वाचन जो हुआ था, पंचायत निर्वाचन में आपको पता है कि वहाँ पर बोला गया था कि रास्ता धारे उन्नयन दाঁড়িয়ে আছে, चढ़म चढ़म करे ढाक बजबे, गुड़ बतासा देওয়া হবে। तो ये सब जो बातें बोले गए थे, तो ये सब बात में एक कहीं पर एक हल्का सा डरावने का एक वातावरण, एक माहौल तैयार किया गया था। तो आप लोग को पता है कि जो अभी ममता बंदोपाध्याय बोल रहे हैं कि खेला होबे, तो ये भी एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। आपको पता नहीं है कि गांव में कितना बुरा हाल है, आदमी ठीक से अपना बात नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग बहुमत में ज़रूर आएंगे और बहुमत के साथ हम लोग सत्ता बनाएंगे और सत्ता बनाने के बाद नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो बोले हैं कि सबका विकास, सबका भरोसा, सबका विश्वास, हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर एक चीज़ और सवाल, जैसे सोशल मीडिया में और एक चीज़ वायरल हो रहा है, बहुत न्यूज़ चैनल भी इस पर दिखाया है कि पीएसयू से जितना भी पहले 2003 से पहले सरकारी कंपनियां था, जितना भी थोड़ा प्राइवेट किया गया है, तो पीएसयू से लगभग 15 लाख से ज़्यादा 2003 से लेकर 2020 तक पीएसयू से 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां चल गया, वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से। तो क्या सर अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और तो क्या लगता है इससे नौकरियां नहीं जाएगा? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मेरा बात है कि फिर सर 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां चल गया उधर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर इस हिसाब से देखिएगा तो आपको ये भी देखना कि कितना खाली पड़ा हुआ है। देखिए एक बात क्या है कि नौजवान जो भी है हमारे यहाँ पर, जो भी आप देखते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में, आप अगर पश्चिम बंगाल की तरफ देखें तो यहाँ हर साल जो पीएससी होने का बात था, जो टीचर लोग के लिए जो नौकरी का जो एग्ज़ाम होता है, आम आदमी वो दे नहीं पाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर तोलाबाजी चलते हैं, यहाँ पर नौकरी के लिए पैसा खाया जाता है। तो हम लोग इसका अंत करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बहुमत में हम लोग आएँ, तो इस बार बहुमत में आके हम लोग इसको ज़रूर हम लोग ऐसे जगह पे मुकाम पे ले जाएं कि यहाँ पर हर घर में जो एडुकेटेड आदमी बैठा हुआ है वो अपना एक नौकरी सुनिश्चित करे। हर कोई अपना यहाँ पर खुले आम खोला मन से अपना बिजनेस करे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो, बस इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सर अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी जो है तृणमूल को छोड़ के जब बीजेपी में आ गया, तो लोग ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है उसको, मतलब ऐसे आरोप लगा रहा है कि वो चोर है, दलाल है, ममता से वो मतलब जो है असोरिया बटोरा, फिर वो मतलब बीजेपी में चल गया। जब वो बीजेपी का ममता का नहीं हुआ, जब तृणमूल का नहीं हुआ, तो बीजेपी का कैसे होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो है कि हर आदमी का एक पर्सनल व्यू होता है। जब आपको लगेगा कि आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और उसको हर बार रुकावट डाला जा रहा है, और देखिए जनता जो है वो आज तक ये नहीं सोच पा रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि 34 साल में सीपीएम ने जो राज किया है उसमें एक दबाव था। आज तृणमूल कांग्रेस से जो भी आदमी हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कि वो काम करना चाहते हैं जो उनको किया नहीं, मतलब करने के लिए उनको अवसर नहीं दिया जाता था। हम लोग चाहते हैं कि जो भी तृणमूल कांग्रेस में है या सीपीएम में है, वो अगर चाहते हैं कि अच्छी तरीक़े से आम आदमी के लिए कोई काम करना चाहते हैं और जिसमें उनको रुकावट मिला था इतना दिनों तक, वो अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आके वो काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम लोग का जो स्वागत है, मोदी जी बोले हैं कि सबको काम करने के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। हम लोग उसी के लिए, देखिए आदमी बहुत कुछ बोलता है, अगर वैसा बात है तो तृणमूल कांग्रेस 2013 में जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम हुआ था, उसके बाद भी ममता बंदोपाध्याय इतना बहुमत में आया था। तो बात है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आके कुछ काम करना चाहते हैं, हम लोग एक रेजिमेंटेड पार्टी है, हम लोग चाहते हैं वो आके हमारा दल को सशक्त बनाए और आगे की तरफ, उन्नति की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो आप देखें यहाँ हम सभा हो रहा था, बीजेपी नेता लोग से बात किए, ये लोग देखें आप किस तरह बात किया, किस तरह जवाब दिया।
आप इसका जवाब में कितना सच्चाई है कितना झूठ है आप खुद जानते हैं, आप अच्छे दर्शक हैं, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस जो अभी सवाल उठ रहा था सोशल मीडिया में, ये एक निष्पक्ष चैनल है, किसी पार्टी का तरफदारी नहीं करता है। इसमें जो भी आप लोगों का सवाल है जो अभी उठ रहा है, इन लोगों से पूछें, ये लोग अपना प्रतिक्रिया दिया बस। लेकिन आपको तो सच पता है, आप सच देखिएगा, सच जानिएगा, तो आप आगे हम इसी सभा में जो आम नागरिक है वो क्या इस सभा के बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आगे का एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा हमारा चैनल धनिया स्वार्थी भारत के।